हेलो बच्चों, अशोक वर्मा, एमई केमिस्ट्री क्लास में फिर तैयार हो जाइए आप लोग एमई के बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। आप लोगों को एमई की मैं 2 वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो होगी इस चैप्टर से। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा एक वीडियो और बन सकती है। कोशिश करूँगा किसी में सारा काम कर दूँ, पर अगर ज़्यादा लॉन्ग होता है तो मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हमें करना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। रिडक्शन अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा इसमें कुछ मॉइस्चर आ रहा है भाई, उसको थोड़ा ध्यान देना है मुझे। चलिए अब सही है, बराबर, वेरी गुड। अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन यानी कि रिडक्शन करने पर क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने पर क्या बनता है? एसिडिक मीडियम बोले तो अम्लीय माध्यम में जब रिडक्शन करते हैं नाइट्रोबेंजीन का तो क्या बनता है? देखिएगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए C6H5NO2, ये फॉर्मूला है नाइट्रोबेंजीन का। रिडक्शन करना है तो जाहिर है हमें हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए क्या बनते हैं। रिडक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं तो क्या लेते हैं एज ए कैटलिस्ट? मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। यानी कि कौन कौन से मेटल का यूज हम करते हैं? टिन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं, या आयरन के साथ भी हाइड्रोक्लोरिक का हम यूज कर सकते हैं, या जिंक के साथ हम हाइड्रोक्लोरिक का यूज कर सकते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम यूज करेंगे अगर मीडियम एसिडिक है नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन में। तो ध्यान देने वाली बात, अब देखिएगा यहां पर ये तो कहानी जैसी वैसी रहेगी, यानी C6H5N, हमें दोनों ऑक्सीजन को फेंक देना है और 2 H हमें यहाँ ऐड कर देने हैं, तो NH2 हो जाएगा, प्लस 2 O बचे हैं, हमें वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, यानी 2 O को, तो हमें जाहिर है हमें H2O की फॉर्म लेनी पड़ेगी। हमें 2 O खत्म करने हैं तो हमें ट्वाइस करना पड़ेगा। अब आप देखिए कितने H यूज हो गए, 2 दूनी 4 H यहाँ यूज हो गए और 2 H यहाँ यूज हो गए, 4 और 2 6 H, यानी 6 H हमें यहाँ लेना पड़ेगा। जब भी हम एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन, दो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी चीज को, जब भी हम एसिडिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तब हमारे पास बनता है एनिलीन। ये है हमारे पास एनिलीन बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए, न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? न्यूट्रल मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल मीडियम में देखिए, एसिडिक मीडियम में अलग प्रोडक्ट बनता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग बनता है, बेसिक में भी अलग बनता है, पर बेसिक का इस एग्जाम में नहीं पूछा गया, कई बार नहीं पूछा गया है। मैंने इन 15 सालों के बीच में जो मैंने खोज की है उसमें बेसिक नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया है तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। मैं उन दोनों की करा देता हूँ। न्यूट्रल मीडियम में
नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तब क्या बनता है। रिएक्शन देखिएगा, C6H5NO2 प्लस H ले लूँ मैं, हाइड्रोजन, रिडक्शन की जरूरत है, इजिकल टू यहाँ पर हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर हम ले लेंगे Zn और NH4Cl। Zn और NH4Cl का यूज कर लेंगे हम, Zn और NH4Cl। सॉरी बेटा, कुछ डिस्टर्ब हो गया इस पेन में, ये निकल गया। इसमें जरा चेक करना बेटा, जरा इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल चेक हो गया है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर मैं Zn ले लेता हूँ, Zn प्लस NH4Cl, ये आप ध्यान रखना किस लिए एजेंट का यूज किया गया है। यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल जाती है, फ्री हाइड्रोजन, ऐसे ही हम इन दोनों से हम ये यहाँ से ये हाइड्रोजन मिल जाती है। तो देखिएगा बेटा क्या करना है हमें, C6H5NH, C6H5N पहले से था, N के साथ में एक H में ले लेता हूँ और एक O के साथ में एक H और ले लेता हूँ, तो OH, तो बनेगा हमारे पास C6H5NHOH प्लस वाटर H2O। अब ध्यान देने वाली बात है कि कितने H यहाँ यूज हुए हमारे पास, एक H यहाँ यूज हुआ, एक H यहाँ यूज हुआ, 2H और 2H 4H, लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन भी 2 हो चुके हैं, तो हमें 4H हम यूज यहाँ कर लेंगे। तो इस तरीके से, या हम रिएजेंट यहाँ पर हम एक चीज और भी ले लें, वो चीज थोड़ा सा सोचने वाली है। एल्युमिनियम के साथ में मरकरी का यूज कर लेंगे, ओब्लिक वाटर, इसका भी हम यूज कर सकते हैं बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में इसमें एनिलीन बनता है और इसमें जो कंपाउंड बनता है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन यहाँ बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिक मीडियम में एनिलीन बनता है और न्यूट्रल मीडियम में या उदासीन माध्यम में बनता है आपका फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H5NHOH, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। आप चाहें तो एक बार बैलेंस एक बार फिर चेक कर लीजिए, C6H5N बराबर, ये बिल्कुल बराबर, 2H हमने यहाँ यूज कर लिए, 2H यहाँ यूज कर लिए, 2H हमने यहाँ 4H और ऑक्सीजन हमारे पास है 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 बार ये 2 बार 3 बार ये रिएक्शन पूछी गई है और लगभग 4 बार ये रिएक्शन पूछी गई है। तो 4 दिन 7 बार इन 15 साल के उसमें टाइम ऑफ पीरियड में इन रिएक्शनों को पूछा गया है। एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बेसिक मीडियम में एक भी बार नहीं पूछा गया है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक मीडियम से बहुत क्वेश्चन आता है और न्यूट्रल मीडियम से यहाँ पूछा गया था। 2 मीडियम से पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए मैं 2 ही कराए, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आप अगर बोलेंगे तो मैं जरूर उसका वीडियो डाल दूंगा, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम वाला, पर आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन बहुत बार इस चैप्टर से आई है। तीसरा क्वेश्चन, सिमेट रिएक्शन, नेम में रिएक्शन भी है और अच्छी भी है। सिमेट, सारा का सारा खेल इसी में सिमट जाएगा, ये मान के चले आप लोग। सिमेट रिएक्शन, SCHMIDT स्पेलिंग, SCHMIDT, सिमेट रिएक्शन। देखो एक तरह से जो मैंने याद की थी अपने को समझने के लिए, S से मतलब क्या है, S का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, पहला वर्ड याद करने की बात मैं बता रहा हूँ। S का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इस C का मतलब, इस वाले C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस H का मतलब
ये वाला जो H है मैं यहाँ बना देता हूँ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। अब कहीं ना कहीं जाकर के इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको बनेगी एनिलीन। तो देखिएगा S का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, C का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए हमें, और H का मतलब हाइड्रोजोइक एसिड चाहिए। इस तरीके से आप उस चीज़ को अपने दिमाग में समझ सकते हैं। आप देखिएगा अब यहाँ पर क्या कहानी है बेटा, मैं ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RCH2 COOH, मैंने कार्बोक्सिलिक ले लिया। हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने यहाँ लिख दिया यानी H2SO4, वो भी कंसंट्रेट एज ए कैटलिस्ट। अब देखिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2, पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, NH2। अब आप देखिएगा यहाँ से पूरा CO2 निकल जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिएगा NH2 में एक N यहाँ आ गया और एक H ये आया होगा, एक H ये आया होगा, यानी H2 CO2 निकल के बाहर हो गया। हमारे पास डायरेक्टली एक चीज बची है, वो N2 नाइट्रोजन। ये बनती है आपको एमीन। कौन सी एमीन है अभी मैं बता देता हूँ, कौन सी एमीन। अभी मैं यहाँ पर R की वैल्यू ले लेता हूँ तो आपको पता लग जाएगा यहाँ कौन सी एमीन है। पर चूंकि R है इसलिए मैं एमीन लिख देता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन कर देता हूँ। CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड की क्रिया। N3S से मैं करूँगा हाइड्रोजोइक एसिड से करूँगा, तो देखो मैं बहुत सिंपल सी बात, ये पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये N3 है या N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे, तो देखिए N के साथ में तो क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ C2H5 लिख सकता हूँ या CH3 CH2, और आपका एक N यहाँ से ले लेता हूँ N, H और H2 प्लस CO2 निकल के बाहर, CO2 प्लस N2 यहाँ से निकल के बाहर। तो ये आपका जो बना इस केस में बना इथाइल एमीन, ये आपका बन गया इथाइल एमीन प्रोडक्ट आपका बन गया। तो प्रोपेनोइक एसिड से आपका इथाइल एमीन का कन्वर्जन आपका हो जाता है, या कन्वर्जन में भी बहुत बड़ा काम आता है, और आपका सिमेट्री रिएक्शंस में तो आपका काम आता जाता है। तो इस तरीके से सिमेट्री रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजोइक एसिड का यूज करेंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो आपका बन जाएगा एमीन, जो आपकी मैंने यहाँ बना दिया है आपको इस तरीके से। S फॉर सल्फ्यूरिक, C फॉर कार्बोक्सिलिक, H फॉर हाइड्रोजोइक एसिड। तीनों रिएजेंट आपके सामने, तो ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक तीसरा एज ए कैटलिस्ट के रूप में, बाद बाकी प्रोडक्ट आपके सामने है। तो ये सिमेट्री रिएक्शन से है, कोई ज़्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लगाना है, पर ध्यान रखना है कौन कौन सी रिएजेंट का यूज होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, मिथाइल एमीन और इथाइल एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मिटा देता हूँ। मिथाइल एमीन और इथाइल एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है, मिथाइल एमीन का फॉर्मूला CH3NH2 और मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। ये है मिथाइल एमीन, ये है आपका मिथाइल एमीन, और ये है आपका मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एमीन और मिथाइल एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिखूं, वैसे समझ रहे होंगे आप, एक बार फिर लिखूंगा तो और थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा इस वीडियो में। मिथाइल एमीन और इथाइल एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट यानी किसका क्वथनांक अधिक होगा, वो चीज क्वेश्चन में दी गई है। मिथाइल एमीन और इथाइल एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, यानी किसका क्वथनांक अधिक होगा। देखिएगा
क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और आप अपनी कॉपी पे मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन को पकड़िए ध्यान से। देखिए हमें क्वेश्चन है हमारे पास, पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। सबसे पहली चीज तो एक क्वेश्चन को आप पकड़ के रखिए, बॉइलिंग पॉइंट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। यहां इस केस में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इस केस में देखिएगा कंपैरिजन हमें क्या करना है। कार्बन है, कार्बन कार्बन में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब यहाँ N है और यहाँ O है, तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। देखो नाइट्रोजन के साथ में H है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना देगा। अच्छा, इधर भी O के साथ में H है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये तो क्लियर है कि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। पर जब दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो हम इसमें से ये ढूंढेंगे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और कम वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। देखिए अब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ढूंढेंगे हम। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ढूंढेंगे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। यहां पर देखिए ये N है, इसको काउंट कर लीजिए, ये O है, इसको काउंट कर लीजिए। अब इनमें से ये देखिए इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा फॉन, FON फॉन, यानी कि ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में हमारा, फ्लोरीन F, और उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। तो हमारे पास ये दोनों एलिमेंट है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, इन दोनों से हमें मतलब है। तो यहाँ पर देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O की, और नाइट्रोजन की कम। तो यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो एलिमेंट, वो कंपाउंड बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस केस में, और इस केस में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ताकत बनी हुई स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये इसका आंसर है। आराम से, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। आपको ये बताना है कि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मिथाइल एमीन और इथाइल एल्कोहल केस में मिथाइल एमीन और मिथाइल एल्कोहल के केस में मिथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हम बड़े आराम से दे सकते हैं, और मेरे बच्चों ने समझ भी लिया होगा कि क्या कहानी है इन दोनों की, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। चलिए 5वां 6वां क्वेश्चन जो भी रहा हो मैं आगे बढ़ाता हूं उस चीज को। इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन, बहुत बार पूछी गई रिएक्शन। शायद मैं पिछली वीडियो में इसको करवा चुका हूं, मुझे याद नहीं है, पर यहां भी करवा देता हूं। इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, क्या होता है जबकि इथाइल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 और नाइट्रस अम्ल का होता है HNO2, एरो पे लिखा हुआ NaNO2 प्लस HCl। अब जो क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल बन जाएगा सीधा सीधा, यानी कि C2H5OH बन जाएगा भैया, प्लस C2H5 मैंने यहाँ से ले लिया, O मैं आपको यहाँ से निकाल दूँ, H में यहाँ से निकाल दूँ, दोनों N ले लीजिए, N2 मैं निकाल देता हूँ बाहर,
प्लस प्लस क्या बचता है, H2O बचेगा, बिल्कुल बचेगा, H2O बचेगा, यानी इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन, इथाइल एल्कोहल बनेगा। तो ध्यान रखना, जब भी एलिफेटिक एमीन का यूज करेंगे हम नाइट्रस अम्ल के साथ में, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मेरे साथ पहले भी करवा चुका हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, पर कोई नहीं, एक बार और हो गई है, ये आप देख लीजिएगा। इसी में थोड़ा सा बेंजीन डाइएथेनॉल क्लोराइड जब लाऊंगा तब थोड़ा सा डिफर हो जाता है मामला, पर इथाइल एमीन के केस में प्रोडक्ट इथाइल एल्कोहल ही बनेगा। चलिए आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल हो गई हमारी पे। इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक, इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर किस यौगिक के बनने से अरुचिकर गंध आती है। मतलब इथाइल एमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एकदम विषैली गैस जिसे हम कह सकते हैं। मतलब हमको लगेगा पता नहीं हमने क्या सूंघ लिया, एक ऐसी गैस का फॉर्मेशन होता है। इथाइल एमीन, कौन कौन से कंपाउंड थे, इथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इथाइल एमीन को मैं देख लेता हूँ, एजेंट इथाइल एमीन को रिएक्ट करना पड़ेगा हमें, क्लोरोफॉर्म और इसमें थोड़ा सा मौसम और बढ़ता जा रहा है। दोबारा देखिए, इथाइल एमीन को किस किस के साथ रिएक्ट किया गया है, क्लोरोफॉर्म के साथ, यही आगे, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा विषैली गंध आती है। तो देखो वही रिएक्शन, कार्बोनिल एमीन रिएक्शन आपकी जानी पहचानी। इथाइल एमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, मैंने पहले भी कराई है ये, देखिएगा इथाइल एमीन C2H5N, C में यहाँ से ले लेता हूँ NC, इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस K और Cl रिएक्ट होगा, तो Cl 3 है, K 1 है, तो थ्राइस कर लूँ यहाँ बेटा, तो थ्राइस KCl प्लस H2 और 3 यहाँ 6 और 3 OK, तो थ्राइस H2O। तो इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी गंध बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। तो ये एक नेमी रिएक्शन है, इसका नाम है कार्बोनिल एमीन रिएक्शन। ये पिछली बार भी मैंने कराई है, जब क्वेश्चन आया है तो मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन C2H5CONH2, इसको मैं रेस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है C2H5CONH2 और इसको एरो पे लिख दिया Br2 प्लस KOH और पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है C2H5CONH2। अब ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। चलिए मैं रिएक्शन करता हूँ यहाँ, C2H5CONH2 प्लस Br2 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर एक ये पूरा CO खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि जितने कार्बन का हम एसिड अमाइड यूज करते हैं उससे एक कम कार्बन वाला एमीन बनता है। यह हाफमैन ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं C2H5CONH2, ये
रीएजेंट है। तो यहाँ से ये CO गायब हो जाएगा और क्या बचता है वो आप लिख लीजिए, बनेगा C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन बनता है, प्लस ये CO जो है ये पोटेशियम के साथ पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा, यानी K2CO3 प्लस प्लस K रिएक्ट होगा Br के साथ में, तो बनेगा KBr। अब Br यहाँ है 2, K यहाँ एक ही है, तो हम यहाँ ट्वाइस कर लेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ करना पड़ेगा कि Br ट्वाइस कर लें हम, तो Br तो पूरा हो गया बेटा। K देखिए 2 और 2 4, तो हम 4 कर लें हैं। चलिए अब वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O और बनता है बेटा H2O का फॉर्मेशन और होगा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। आप जरा बैलेंस देखिएगा, इथाइल एमीन बराबर 4 और 5 O के, यानी O के 3 और 4 नजर आ रहे हैं, तो हमें वाटर यहाँ पर ट्वाइस कर लीजिए। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए जरा, 4 और 2 6, कहाँ गया, 4 2 6, सही है भाई, बिल्कुल सही है, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पर जो भी एमाइड होगा उसी का एमीन बन जाएगा, केवल जो बीच का CO है उसको आप गायब कर देना, बाद बाकी जो आप बचा है वो एमीन आपके सामने होगा। तो इस तरीके से हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पहले भी मैंने कराई है, पर ये रिएक्शन आई है और ये पूछी गई रिएक्शन है, इसलिए मैंने एक बार और फिर इसको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। प्रोपियोनिक एसिड का इथाइल एमीन में परिवर्तन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपियोनिक एसिड का इथाइल एमीन में परिवर्तन, प्रोपियोनिक एसिड का प्रोपियोनिक एसिड का इथाइल एमीन में चेंजिंग या परिवर्तन किस रीएजेंट के द्वारा किया जाता है? परिवर्तन किस रीएजेंट के साथ क्रिया करने पर होता है? परिवर्तन किस रीएजेंट के साथ, रीएजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक, किस रीएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर होता है? किस रीएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर होता है? अच्छा क्वेश्चन। प्रोपियोनिक एसिड का पहला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला CH3 CH2 COOH, यानी जिसमें 3 कार्बन, और क्या होगा, किसमें इथाइल एमीन में कन्वर्जन होगा इसका, यानी इथाइल एमीन बनेगा CH3 CH2NH2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी, यानी इसका इसमें कन्वर्जन होगा। और वो रीएजेंट पूछा क्या मिलाया जाएगा, बिल्कुल सिमेट रिएक्शन, बस सिमेट रिएक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं। हम यहाँ मिला दे N3H हाइड्रोजन एसिड और कंसंट्रेट H2SO4, बिल्कुल मिल गया, यानी नाइट्रोजन और बन जाएगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सिमेट रिएक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। प्रोपियोनिक एसिड को इथाइल एमीन में परिवर्तन किस रीएजेंट या अभिकर्मक की रिएक्शन पर होता है, उसको लिखना था। हमें इसको लिखना था और इसको लिखना था, बस इन दो को हमें लिखना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपने सिमेट रिएक्शन पढ़ा होगा तो अच्छे से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देती है? मैं 4 ऑप्शन आपके बोलूंगा। क्वेश्चन बढ़िया है, आने वाला क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी एमीन
क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देती है? कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देती है? नहीं देती है। निम्न में ये 4 मैं देता हूं ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। कौन सी ऐसी एमीन है जो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देती है? पहला ऑप्शन C2H5NH2, पहला ऑप्शन C2H5NH2, ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है C6H5NH2 और चौथा ऑप्शन हमारे सामने है CH3 का होल ट्वाइस CHNH2, CH3 का होल ट्वाइस CHNH2। देखिएगा ऑप्शन 4 दे रखे हैं हमारे पास। ये पूछा गया है ऐसी कौन सी एमीन है जो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देती है, यानी कार्बन एमीन रिएक्शन को नहीं शो करती है। ऐसी कौन सी एमीन है ये आपको ढूंढना है। पहले तो ये देख लीजिए कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट को देती है। तो जितनी भी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, जितनी भी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो होती हैं वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देती हैं। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट 101% देती है। इसके साथ साथ एक एरोमेटिक यानी एनिलीन भी आइसोसाइनाइड टेस्ट देती है, यानी कि C6H5NH2 भी आइसोसाइनाइड टेस्ट देती है। बस ये बात ध्यान रखनी है। तो ये देने वाले हैं, पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी नहीं देती है, यानी कि ये देती है, बिल्कुल सही है। प्राइमरी एमीन ये देती है, बिल्कुल सही है। ये भी प्राइमरी एमीन है, ये देती है, बिल्कुल सही है। आप मात्र सेकेंडरी एमीन जो आपको दिखाई दे रही है 2 नंबर वाली, ये बिल्कुल इसका आंसर सही है। यानी सेकेंडरी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट बिल्कुल नहीं देती है, ये इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमीन के चैप्टर से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बड़े ढंग से याद कर लेना, बड़ा अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हमारे पास, निम्न में कौन सी एमीन बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अपक्रिया नहीं करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अपक्रिया नहीं करती है? इसको थोड़ा सा यहीं से इरेज कर देता हूं थोड़ा। कौन सी एमीन ऐसी है, विच एमीन, कौन सी एमीन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करती, रिएक्ट नहीं होती, अपक्रिया नहीं करती? ऐसी कौन सी एमीन है? आपको दे रखा है ऑप्शन में CH3NH2, पूरा लिख देता हूं, C2H5NH2। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने C2H5 का होल ट्वाइस NH। तीसरा ऑप्शन है आपके पास नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन है आपका C2H5 का होल थ्राइस N। और चौथा ऑप्शन है आपका पास CH3NH2। ऐसी कौन सी एमीन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं होती है? अच्छा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, C6H5
SO2Cl, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अब इसका एक नाम और भी है, हिंसवर्ग रिएजेंट के नाम से बहुत आता है क्वेश्चन। हिंसवर्ग रिएजेंट किसे कहते हैं? इसी को हम हिंसवर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। हिंसवर्ग रिएजेंट, इसी को हम हिंसवर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। देखिएगा, केवल 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 3 डिग्री एमीन जो होती हैं वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करती हैं। प्राइमरी भी करती है, सेकेंडरी भी करती है। प्राइमरी बेस में सॉल्युबल होती है, सेकेंडरी बेस में इनसॉल्युबल होती है, और 3 डिग्री तो रिएक्शन करती ही नहीं है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में अंतर को डिफाइन करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस है वो है हिंसवर्ग रिएजेंट के द्वारा। इनमें तीनों में अंतर किया जा सकता है। प्राइमरी जो एमीन होंगी वो हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ में बेस में जो प्रोडक्ट बनेगा बेस में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी एमीन में जब रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेस में इनसॉल्युबल होगा। और 3 डिग्री एमीन तो इससे रिएक्ट कर ही नहीं सकती। क्यों? उसकी एक वजह है, 3 डिग्री एमीन में H होता ही नहीं है, तो Cl कहाँ जुड़ेगा? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 डिग्री एमीन जो होगा वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं होंगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें मैंने 4-10 करीब क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे। अब लगभग कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मैं उनको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। कोई भी परेशानी हो, आप अपने आप के पास मोबाइल है, आप उसमें लिख सकते हैं कमेंट्स में। इस बात से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके साथ ही मैं अशोक वर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।